हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. परफेक्ट. सर आज क्या स्टार्ट कर रहे हो? आज अपने लेवल 2 का डेरिवेटिव रिवाइज करने का प्लान है. तो डेरिवेटिव के अंदर में लेवल 2 के अंदर में अपना कितना रीडिंग्स था, कितना चैप्टर्स था? 2 चैप्टर था. कौन कौन सा? एक प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कमिटमेंट, दूसरा प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ कॉन्टीजेंट क्लेम. देखो, अगर लेवल 2 का आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ये वाला क्लास मत देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है. बिकॉज ऑब्वियसली द फोकस हियर इज टू मेक यू रिवाइज, नॉट मेक यू लर्न न्यू थिंग्स. क्योंकि जो भी नया चीज़ समझना है, जो भी नया चीज़ पढ़ना है, फॉर्मूला वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चंस वाइज, सब कुछ अपने ओरिजिनल क्लासेस में किए हुए हैं. तो आज का फोकस सिर्फ इतना सा ही रहने वाला है कि जो भी चीज़ अपने डिस्कस किए हैं क्लास में उसको फटाफट से आपको रिकैप करा दूँ, सो दैट आज के क्लास के बाद एक बार आप क्विकली गो थ्रू कर लो अपना नोट्स वगैरह, एंड उसके बाद डायरेक्टली जो है वो सम्स पे फोकस करना स्टार्ट करो. रीजन बीइंग, आपको पता है लेवल 2 के अंदर में 70% जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है दैट इज मोर वैल्यूएशन साइड, न्यूमेरिकल साइड, कैलकुलेशन साइड. बाकी जो रहता है वो थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में रहता है. ठीक है, द फोकस विल बी टू मेक यू ब्रश अप दी कॉन्सेप्ट्स क्विकली, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एंड फॉर्मूला को भी फटाफट से रिवाइज करके आप डायरेक्टली फिर एक बार गो थ्रू करके नोट्स वगैरह आपका आप क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हो. कोई एकदम भी पढ़ के नहीं रखा है तो ये क्लास मत देखना, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो 2 रीडिंग अपने लेवल 2 के अंदर में, एक है फॉरवर्ड कमिटमेंट प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन, और दूसरा प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ कॉन्टीजेंट क्लेम. अपने आप में ये दोनों चैप्टर काफी बड़ा है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स that has been written by the author in each specific reading. तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा शांति से टैकल करना पड़ेगा कि यार ये चैप्टर में क्या क्या था, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स को लेके ऑथर ने डिस्कस किया है, एंड उसके बाद उससे एसोसिएटेड प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं एंड वैल्यूएशन कैसे करेंगे. परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट रीडिंग, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कमिटमेंट. फॉरवर्ड कमिटमेंट का एग्जाम्पल क्या क्या होता है ये अपने को लेवल 1 से पता है. क्या क्या है याद करने का ट्राई करो. फॉरवर्ड कमिटमेंट के अंदर में वी हैव फॉरवर्ड्स, वी हैव फ्यूचर्स, वी हैव स्वैप्स. वेयर एज जो नेक्स्ट रीडिंग होगा आपका प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ कॉन्टीजेंट क्लेम, तो कॉन्टीजेंट क्लेम का एग्जाम्पल क्या? ऑप्शंस. इज इट फाइन? तो फॉरवर्ड कमिटमेंट के अंदर में वी हैव फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स. Second is what? Swaps. Second is swaps. तो इसको फर्स्ट टैग कर देता हूं और इसको सेकंड. ऑथर स्पेसिफिक अगर बात करूं, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स इस रीडिंग के अंदर में क्या क्या चीज पे है? फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स क्या क्या चीज पे है? सर एक है इक्विटी पे. इक्विटी इज एन अंडरलाइन, उसके ऊपर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स. So forward and futures of equity, like forward futures क्या हो गया? Derivative ना, which derive its value from the underlying, which is what? Equity. Next we have fixed income. Next we have fixed income. Next we have interest rate. सर ये क्या चीज बोल रहे हो? ये सब अंडरलाइंग है. तो सर अपने करेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऑन इक्विटी, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऑन फिक्स्ड इनकम, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऑन इंटरेस्ट रेट. फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऑन इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं अपने? FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. इज इट फाइन? स्वैप्स. सर स्वैप्स क्या क्या चीज पे? स्वैप्स पहले इंटरेस्ट रेट स्वैप, क्योंकि इसी में ही सबसे ज्यादा टाइम अपने डिवोट किए थे क्लास में. इंटरेस्ट रेट स्वैप्स. नेक्स्ट इज करेंसी स्वैप, जो कि इंटरेस्ट रेट स्वैप जैसा ही है, खाली करेंसी स्वैप के अंदर में 2 SFR अपने कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी हैव 2 करेंसी. एंड सबसे इजी इज इक्विटी स्वैप. सबसे इजी इज इक्विटी स्वैप. इज इट फाइन? तो फॉरवर्ड कमिटमेंट के अंदर में भी है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स एंड स्वैप्स. थर्ड पार्ट इज कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज. कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज ये आपके लेवल 1 में भी था. ठीक है, तो अपना ये जो पूरा रीडिंग है दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. First is the forward and futures on equity, fixed income, interest rate, swaps on interest rate swap, currency swap, equity swap, and third part is cash and carry arbitrage. फटाफट से पहले तो जो सबसे इजी पोर्शन है उसको लेके डिस्कस कर ले. कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज क्या था सर? कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, देखो सिंस ये जो रीडिंग है ये थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड रहेगा. ठीक है,
तो अपने क्या फोकस करेंगे, इसको मैं लिखते चलूंगा और साइड बाय साइड आपको समझाते भी चलूंगा शॉर्ट के अंदर में, सो दैट जो फॉर्मूलाज है उस पर आपका वापस से कंट्रोल आ जाए, आपको याद आ जाए, क्योंकि फॉर्मूलाज को अगर मैं बोलूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, टू दी पावर समथिंग एंड ऑल, इट्स बेटर टू राइट एंड टू हैव अ प्रॉपर रिविजन। आपको भी जब आप घर पे रिवाइज कर रहे हो ना ये वाला टॉपिक, जो भी फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक्स है उसको प्लीज लिखिए, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूलाज लिखोगे नहीं ना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। एग्जाम में ऑब्वियसली यू कैन डू डायरेक्टली ऑन द कैलकुलेटर, बट घर पे एक बार लिखने का आप हैबिट थोड़ा सा बिल्डअप करिए फॉर्मूलाज को। ओके, तो थर्ड पार्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज के अंदर में वी विल डिस्कस कैश एंड कैरी और इसका उल्टा रिवर्स कैश एंड कैरी। सर सबसे पहला फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का प्राइसिंग कैसे होता है, दिस कैपिटल टी इज ऑन मैच्योरिटी। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, क्लास में ये बार बार काम आएगा, अभी डिफाइन कर लेते हैं नंबर लाइन को, दिस इज जीरो, दिस इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी एंड इन बिटवीन लाइक बिफोर मैच्योरिटी टाइम को टी से डिनोट करूंगा, स्मॉल टी। तो जीरो कैपिटल टी ऑन मैच्योरिटी एंड स्मॉल टी इज इन बिटवीन मैच्योरिटी, बिटवीन। ओके, तो सर ये बताइए फॉरवर्ड या फ्यूचर का दाम मैच्योरिटी पे कैपिटल टी पे क्या होगा, इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस क्या लिखूं, इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि सर फ्यूचर्स या फॉरवर्ड बाई करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगता है, बट सर स्पॉट अगर बाई करेंगे तो इंटरेस्ट लूज होगा, क्योंकि सर स्पॉट बाई करेंगे तो पूरा पैसा जाएगा ना, एंड पूरा पैसा जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट। बट सर अगर फ्यूचर्स बाई करेंगे तो सर सिर्फ इनिशियल मार्जिन जाता है, वेयर एज फॉरवर्ड में तो इनिशियल मार्जिन भी नहीं जाता, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली उसके अंदर में भी जाता है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर फॉरवर्ड के अंदर में नो इनिशियल मार्जिन, वेयर एज फ्यूचर्स के अंदर में देयर विल बी इनिशियल मार्जिन ओनली। तो सर पूरा पैसा नहीं जाएगा, पूरा पैसा नहीं जाएगा तो वी विल सेव इंटरेस्ट कॉस्ट। तो सर अगर अपने को अगर फ्यूचर्स या फॉरवर्ड में फायदा हो रहा है तो वी आर रेडी टू पे फॉर दैट, तो सर इंटरेस्ट कॉस्ट इज द फायदा, तो आई एम रेडी टू पे फॉर दैट, इसलिए प्लस कर रहा हूँ। तो स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट। सर फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का स्टोरेज नहीं लगता है, तो सर स्टोरेज कॉस्ट बचता है, दैट्स अ बेनिफिट, प्लस स्टोरेज कॉस्ट, इज इट फाइन। लेकिन सर फॉरवर्ड या फ्यूचर्स में मेरे को कन्वीनियंस नहीं मिलेगा, अगर मैं कमोडिटी बाई करके रखा हूं तो मेरे को कन्वीनियंस मिलता है, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स में कन्वीनियंस नहीं मिलता है। और क्या नहीं मिलता है सर, डिविडेंड नहीं मिलता है, डिविडेंड यील्ड या इंटरेस्ट यील्ड ये नहीं मिलता है। तो सर दिस इज द फायदा ऑफ बाइंग दी फॉरवर्ड या फ्यूचर्स। तो सर आई एम एडिंग दैट, एंड जो फायदा नहीं मिल रहा है विच इज कन्वीनियंस यील्ड माइनस डिविडेंड यील्ड और इंटरेस्ट यील्ड, ये नहीं मिल रहा है तो इसको क्या कर रहा हूं, माइनस। सिंपल सा चीज है, जो चीज आप इंजॉय करोगे उसके लिए आप प्राइस पे करने के लिए रेडी हो, वेयर जो चीज आप इंजॉय नहीं करोगे उसके लिए आप प्राइस पे नहीं करोगे, इसलिए माइनस कर रहा हूं। इज इट फाइन, क्लैरिटी है बिल्कुल, ओके। ये जो स्टोरेज कॉस्ट है एंड जो कन्वीनियंस यील्ड है इसका फोकस ज्यादा कमोडिटी पे है, कमोडिटी गोल्ड सिल्वर ऑयल, ठीक है। दिस एफटी इज एक्चुअल एफटी या थ्योरेटिकल एफटी, एफटी दिस इज थ्योरेटिकल एफटी शुड बी, कि क्या होना चाहिए, और फिर उसको अपने एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, थ्योरेटिकल एफटी को अपने एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, उसके बाद वी विल प्लान कि सर अपने को क्या करना चाहिए। ओके, तो एक काम कर रहा हूं मैं इस रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली स्टोरेज कॉस्ट, कन्वीनियंस यील्ड, डिविडेंड यील्ड को एक बार ड्रॉप कर रहा हूं फॉर कैश एंड कैरी। फॉर कैश एंड कैरी के लिए सर आई एम टेकिंग FT is equal to S0, spot price is for today S0 into 1 plus RF to the power capital T. Is that fine? इंटरेस्ट कॉस्ट को ले लिया, स्टोरेज कॉस्ट, कन्वीनियंस यील्ड, डिविडेंड यील्ड को इग्नोर कर दिया। तो FT सर फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का दाम इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट, और ये कैपिटल T क्या, मैच्योरिटी पे। तो सर स्पॉट को अपने आगे लेके जा रहे हैं FT, इज इट फाइन। तो FT इज योर थ्योरेटिकल FT और शुड बी, क्या होना चाहिए। मान लो ये FT जो होना चाहिए दिस इज से $1025, $1025 होना चाहिए, वेयर एज सर एक्चुअल FT चल रहा है 1030। मैंने बोला थ्योरेटिकल FT शुड भी होना चाहिए 1025, वेयर एज एक्चुअल जो चल रहा है मार्केट में दैट इज 1030। तो सर एक्चुअल ज्यादा है,
एक्चुअल एफटी ज्यादा है एज कंपेयर टू थियोरेटिकल। अगर कोई भी चीज ज्यादा है एज कंपेयर टू जो होना चाहिए उसको अपने बोलते हैं ओवर प्राइस्ड, एंड ओवर प्राइस्ड चीज को क्या करते हैं अपने सेल, अंडर प्राइस्ड चीज को क्या करते हैं अपने बाई। इज इट फाइन? तो एफ टी मेरा एस जीरो इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर टी से कंप्यूट हो जाएगा, एंड उसके बाद आई विल कंपेयर दिस विथ एक्चुअल एफ टी। इफ एक्चुअल एफ टी इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल एफ टी, तो सर क्या करेंगे अपने फ्यूचर्स को सेल करेंगे एंड स्पॉट को बाई करेंगे, क्योंकि अगर सर फ्यूचर्स ओवर प्राइस्ड है तो स्पॉट अंडर प्राइस्ड है। इसका अपने सम भी किए थे, इसको अपने बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, नाम देखो ना, कैश एंड कैरी। सर स्पॉट बाई किए तो कैश गया, बट सर कमोडिटी आया, एसेट आया ना स्पॉट बाई करने से, उसको अपने कैरी कर रहे हैं। कैरी क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर फॉरवर्ड सेल किए। फॉरवर्ड सेल करने का मतलब क्या हो गया? यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर दी अंडरलाइन। आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको अंडरलाइन को डिलीवर करना पड़ेगा, या आप कैश सेटल कर दो, डिफरेंस दे दो। इज इट फाइन? तो सर इफ वी हैव दी एसेट वी विल डिलीवर। कैश एंड कैरी, कैरी कर रहे हैं एसेट को। नेक्स्ट, इफ एक्चुअल एफ टी इज लेस देन थियोरेटिकल एफ टी, तो क्या होगा? सर एक्चुअल एफ कम है, थियोरेटिकल एफ इज 1025 होना चाहिए, वेयर एज एक्चुअल चल रहा 1020। एक्चुअल चल रहा 1020, तो सर एफ तो अंडर प्राइस्ड हो गया। तो सर अगर कोई चीज अंडर प्राइस्ड है उसको क्या करेंगे अपने बाई, तो एफ प्लस एंड स्पॉट सेल। इसको क्या बोलते हैं अपने रिवर्स कैश एंड कैरी, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। याद आया? नेक्स्ट, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी कैसे निकलता है? हाउ कैन वी कंप्यूट नेट कॉस्ट ऑफ कैरी? नेट कॉस्ट ऑफ कैरी इज इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस कन्वीनियंस यील्ड माइनस डिविडेंड यील्ड या इंटरेस्ट यील्ड। ठीक है? इफ नेट कॉस्ट ऑफ कैरी इज ग्रेटर देन जीरो, इफ नेट कॉस्ट ऑफ कैरी सर अगर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो एफ विल बी ग्रेटर देन एस। दिख रहा है आपको? F is greater than S. So we will tell that market is in what? Contango या backwardation? Contango. Market is said to be in contango. If net cost of carry is less than zero, F is less than S, the market is known as what? Backwardation. The market is in backwardation. In fact ये पूरा का पूरा आपका level 1 का stuff था. Is it fine? ओके, तो दिस वाज योर थर्ड पार्ट। तो कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऑन इक्विटी। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, इनफैक्ट यहां पे लिख देता हूं, अपने कर रहे हैं प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। प्राइसिंग भी करना है एंड वैल्यूएशन भी करना है। क्या चीज का? ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। सबसे पहला इक्विटी। ठीक है? इक्विटी के लिए व्हाट इज द रूल? सर अगर मान लीजिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो सर अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जो डिविडेंड मेरे को फॉरवर्ड या फ्यूचर्स के मैच्योरिटी के अंदर मिल रहा है, जो डिविडेंड मेरे को फॉरवर्ड या फ्यूचर्स के मैच्योरिटी के अंदर मिल जा रहा है, उसको अपने कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। बट मैच्योरिटी के बाद वाला अगर मिल रहा है, एक्सपेक्टेड है बाद में मिलने का, उसको अपने कंसिडर नहीं करेंगे। सर नहीं समझ में आया। मान लो देयर इज अ फॉरवर्ड या फ्यूचर्स, एक काम करते हैं फ्यूचर्स ले लेते हैं। मान लो आप फ्यूचर्स प्राइसिंग कर रहे हो जिसका एक्सपायरी है से 150 डेज में, 150 डेज में स्टैंडिंग एज ऑन टुडे यू वांट टू डू द प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन इक्विटी हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ 150 डेज। द अंडरलाइंग विच इज द इक्विटी, फॉर एग्जांपल रिलायंस का कर रहे हो आप, रिलायंस का। ठीक है सर, प्राइसिंग किसका कर रहे हैं? फ्यूचर्स ऑफ रिलायंस। तो सर मेरे को ये देखना है जो रिलायंस एज अ स्टॉक है ना, वो डिविडेंड कब कब पे कर सकता है, एक्सपेक्टेड कब कब है 150 डेज में। ठीक है,
सर पहला एक्सपेक्टेशन है कि वो डिविडेंड पे करेगा इन 60 डेज, नेक्स्ट 100 डेज, नेक्स्ट 140 डेज, नेक्स्ट 180 डेज, नेक्स्ट 200 डेज। तो मैंने लिया 60 डेज, 100 डेज, 140 डेज, 180 डेज, 200 डेज। तो कौन सा मेरा फ्यूचर्स के मेच्योरिटी के पहले डिविडेंड वाला है? सर एक है 60 डेज वाला, एक है 100 डेज वाला, एक है 140 डेज वाला। इज इट फाइन? क्योंकि 150 डे पे तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जा रहा है, मिच्योर हो जा रहा है। उसके बाद का वी हैव एक्सपेक्टेड डिविडेंड 180 डे एंड 200 डेज वाला, बट दैट वी विल नॉट टेक, क्योंकि सर अपने को तो फ्यूचर्स का प्राइसिंग करना है ना, एंड फ्यूचर्स का प्राइसिंग तो लाइक फ्यूचर्स इज गेटिंग एक्सपायर्ड एज ऑन 150, तो उसके बाद अगर स्टॉक डिविडेंड पे कर भी रहा है तो उससे मेरे को क्या मतलब है? इज इट फाइन? क्लियर है ये वाला चीज? तो रूल क्या है? डिविडेंड to be considered if within the forward and futures maturity. Now there can be two cases, दो केस हो सकता है डिविडेंड में। सर एक हो सकता है डिविडेंड डिस्क्रीट वे में मिल रहा है, डिस्क्रीट 60 डे, 100 डे, 120 डे, 140 डे, 180 डे, 200 डे एंड सो ऑन। एक वैसा डिविडेंड कंटिन्यूअस मिल रहा है, कंटिन्यूअस एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। तो केस वन, क्या है? इफ डिविडेंड इज डिस्क्रीट, तो प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन कैसे करेंगे? प्राइसिंग वैल्यूएशन, इसके अंदर में 3 सिनेरियोज होगा। एक होगा सर सबसे पहले आज इनिशियली फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का आपने प्राइसिंग कैसे करेंगे ऑफ इक्विटी। तो एफ टी, दिस इज फाइन, टी ऑन मेच्योरिटी इज इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर टी। ये वाला कब खड़ा है, आज के दिन या फ्यूचर में? फ्यूचर में। सर एफ टी कब खड़ा है? फ्यूचर में। तो देखो अभी तक जो कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज मॉडल जब अपने कर रहे थे तो वहां पे मैंने क्या लिया था? आई टुक ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ऑब्वियसली स्पॉट प्राइस, स्टोरेज कॉस्ट एंड कन्वीनियंस इट इज मोर एप्लीकेबल फॉर कमोडिटी। तो क्या बचा? डिविडेंड। तो सर अगर अपने इक्विटी बाई करते हैं तो अपने को डिविडेंड मिलता है, यस, बट अगर अपने फ्यूचर्स बाई करते हैं अपने को डिविडेंड मिलता है, नहीं। तो अगर नहीं मिलता तो मैं क्या उसके लिए पैसा दूंगा? नहीं। तो मेरे को क्या करना चाहिए? प्लस या माइनस? माइनस। और माइनस क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड या फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड? एफटी निकाल रहे हैं अपने, एफटी वी हैव टू डू फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। सर ये वाला चीज ना थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, ये वाला चीज थोड़ा समझ में नहीं आता है। एक सेकंड में एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद आ जाए। इनफैक्ट यहाँ नीचे लिख लेता हूं, ठीक है? दिस इज 0, दिस इज 150 फ्यूचर्स का मेच्योरिटी। सर डिविडेंड अपने को मिल रहा है से 60 डे पे, 100 डे पे, 180 डे पे। ऑल दीज आर डिविडेंड, D1, D2, D3। तो सबसे पहले सर 180 डे को मत लीजिए क्योंकि ये मेच्योरिटी है फ्यूचर्स का, जो रूल लिखा था वो बात हो गया। सर स्पॉट यहाँ खड़ा है, स्पॉट को यहाँ ले जाइए 150 जो कि ऊपर में दिख रहा है आपको, S0 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर टी। सर डिविडेंड डिस्क्रीट वे में 60 डे 100 डे पे मिल रहा है, तो सर इसको भी आगे लेके जाइए, वही तो किया माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। इज इट फाइन? तो सर जो 60 डे वाला डिविडेंड है उसको कितना दिन आगे लेके जाओगे? 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 90 डे। सर जो 100 डे वाला डिविडेंड है उसको कितना दिन आगे लेके जाओगे? 50, 150 माइनस 100, तो माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो सर जो भी डिविडेंड होगा, मान लो यहाँ पे आपको $1 मिल रहा है, तो $1 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर 90 टू द पावर 90 डिवाइडेड बाई 365, 90 डिवाइडेड बाई 365। इज इट फाइन? 90 कैसे है सर? 150 माइनस 60। फिर आपको माइनस करना है यहाँ पे जो भी डिविडेंड रहेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, मान लो $2 है, तो $2 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 365। क्योंकि सर जो अपने RF ले रहे हैं ना, दैट इज EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड, EAY। तो अपने को करना है FT इज इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। दैट इज वन वे, ये एक तरीका हुआ करने का। दूसरा तरीका क्या है सर?
एफ टी इज इक्वल टू S0। सर ये जो स्पॉट है ना उसको यहीं रहने दीजिए एक बार। ये जो डिविडेंड है ना इसको आप आगे ले जाने के बजाय एक काम करिए, पीछे ले आइए। पीछे लाने का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। सर पीछे कब, 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर मान लो ये $1 था तो $1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ टू द पावर 60/365। 60 डेज पीछे लेके जा रहे हो, आर एफ फुल ईयर का है तो टू द पावर 60/365। सिमिलरली D2, सर D2 वाला जो डिविडेंड है, मान लो दैट D2 वाला डिविडेंड इज $2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ टू द पावर 100 डेज डिवाइडेड बाई 365। तो सर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आ जाएगा, उसको माइनस कर लीजिए। ओ सर ये तो आज के दिन आ गया, मेरे को कब चाहिए वैल्यू, 150 डे पे। तो चलिए सब कोई को एक साथ में आगे लेके चलते हैं, 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी। याद आया, क्लियर है? एक काम कर रहा हूं मैं, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आपको हो सकता है ये वाला चीज जो मैं बोला प्रेजेंट वैल्यू करो फ्यूचर वैल्यू करो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके, कैलकुलेट नहीं करेंगे बट कैसे होता है वो दिखा दे रहा हूं फॉर द क्विक रिविजन। सर मान लीजिए S0 इज से 990, डिविडेंड ये है 1, ये है डिविडेंड 2, RF 5% है, ये वाई। तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला फॉलो करता तो मैं करता FT इज इक्वल टू 990 इंटू 1.05 टू द पावर 150 डिवाइडेड बाई 365 माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो सर ये है 1 इंटू 1.05 टू द पावर 150 माइनस 60, 90 डिवाइडेड बाई 365 माइनस 2 1.05 टू द पावर 50/365। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका फर्स्ट मेथड से आ जाएगा। सेकेंड मेथड 990 S0 माइनस, सर ये जो डिविडेंड है फर्स्ट वाला 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 60/365 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.05, 100 डेज पीछे लाना है 365। सर सब कुछ आज आ गया, अब आगे ले जाइए। कितना दिन, 150 डे। सब कुछ लॉजिकल है, फॉर्मूला है नहीं अगर आप थोड़ा सा नंबर्स के फॉर्म में सोचो। इज इट फाइन? ओके, तो इस तरीके से मेरा FT जो है फ्यूचर्स का प्राइस कंप्यूट हो जाएगा ऑन मेच्योरिटी। सर वैल्यूएशन 0, इनिशियली तो ऑब्वियसली वैल्यू हैज टू बी 0, अदरवाइज देयर विल बी एन आर्बिट्रेज। तो इनिशियली का वी हैव 2 फॉर्मूलाज, दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आता है। नेक्स्ट इन बिटवीन, इन बिटवीन, तो सर यहाँ पे अपने प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन अभी समझे, इनिशियली अब इन बिटवीन। इन बिटवीन में FT इज इक्वल टू, इन बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि सर मान लीजिए 150 डेज का मेच्योरिटी था एंड 20 डेज निकल चुका, 20 दिन निकल गया। इज इट फाइन? तो आप 20 डे पे खड़े हो, आप 20 डे पे आप खड़े हो एंड यू वांट टू कंप्यूट द रिवाइज्ड फ्यूचर्स प्राइस, यू वांट टू कंप्यूट द रिवाइज्ड फ्यूचर्स प्राइस। तो सर फ्यूचर प्राइस रिवाइज के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहला स्पॉट S0 चाहिए या ST चाहिए? अब ST नया स्पॉट प्राइस ना, S स्मॉल टी 1 प्लस RF टू दी पावर क्या करूं, T या T माइनस T, कैपिटल T माइनस स्मॉल t। जितना दिन बचा हुआ है वही करोगे ना आप। तो 20 दिन अगर निकल चुका तो सर बचा हुआ कितना है, 150 माइनस 20 विच विल बी 130, तो 130 डिवाइडेड बाई 365 माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड, माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड तो यहाँ पे सेम रहेगा, जो आपका यहाँ पे 90 डेज का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 डेज का डिफरेंस है। सेम आप इन बिटवीन का वैसे भी कर सकते हो, FT इज इक्वल टू ST माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T माइनस T। आई होप आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड अब निकाल पाओगे। यहाँ प्लीज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RF टू द पावर 60/365 मत कर देना, क्योंकि अब अपने कहाँ पे खड़े, 20 डे पे। तो सर बचा हुआ कितना है, 40 डे। तो 40 डेज डिस्काउंटिंग करना है फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में 100 माइनस 20, 80 डेज पहले डिस्काउंटिंग करना है। इज इट फाइन, क्लियर? वैल्यूएशन, सर वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इन बिटवीन में वैल्यूएशन कैसे करेंगे?
इन बिटवीन का वैल्यूएशन, वी टी स्मॉल टी, क्योंकि वैल्यू कब निकाल रहे हैं अपने 28 डे पे। वी टी कैसे निकालेंगे सर? सर अपना ये जो रिवाइज्ड एफ टी आया है, रिवाइज्ड एफ टी आया है, वो वैल्यू मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। तो दिस विल बी एस टी इंटू 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस टी माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ये मेरा नया वाला एफ टी आया है, दिस इज माई न्यू एफ टी। सर कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी क्या था मेरा? माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी। कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी कैसे आया था? जो पुराना वाला था, पुराना वाला ये वाला मतलब दिस वन, ठीक है। ये जो है दिस इज माई कॉन्ट्रैक्टेड ना, इसी पे तो आपने लॉक इन किया था प्राइस को। अब डिपेंड करता है आप लॉन्ग गए हो या शॉर्ट गए हो, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ये जो डिफरेंस है न्यू एफ टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी, ये जो डिफरेंस है ये कहाँ पे खड़ा है? ऑन मैच्योरिटी 150 डे पे। अपने कहाँ पे खड़े हैं? 28 डे पे। 28 डे पे याद है ना? तो सर प्रेजेंट वैल्यू करिए, 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस टी। 150 माइनस 20, 130 डे पहले लाना है, 130 डिवाइडेड बाई 365। कंफर्टेबल? ये एक तरीका हुआ करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सर ये जो एस टी है ना, स्मॉल वाला एस टी, इसको यहीं पे रहने देते हैं। जो डिविडेंड्स आगे का है उसको प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं। तो सर आज के दिन मेरे को नया एफ टी पता लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी तो वहां पे खड़ा है, उसको प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं। न्यू एफ टी को मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आज ही खड़ा रहने देता हूं। जैसे एस टी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ये आज खड़ा है, यस आज मतलब 28 डे पे, दिस इज एज ऑन 28 डे माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफटी, ये कॉन्ट्रैक्टेड एफटी स्टैंडिंग एज ऑन 150 डे। तो सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से तो आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या करिए प्रेजेंट वैल्यू। कितना दिन पहले? टी माइनस टी टी, टी माइनस टी। कंफर्टेबल? दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर कोई फॉरवर्ड या फ्यूचर्स बाई किया है और वैल्यू उसका पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू उसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसको क्या हुआ है? गेन हुआ है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर ये नेगेटिव होगा तो लॉन्ग को क्या होगा? लॉस। सर अगर लॉन्ग को फायदा मतलब शॉर्ट को लॉस, लॉन्ग को फायदा मतलब शॉर्ट को लॉस, शॉर्ट को फायदा मतलब लॉन्ग को लॉस। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आपका लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर आ जाएगा। एंड अगर क्वेश्चन आपको शॉर्ट के बारे में पूछेगा तो ऑब्वियसली आप वो चीज को समझ पाएंगे कि सर लॉन्ग की तरफ से अगर फायदा है तो शॉर्ट के हिसाब से क्या लॉस है, क्योंकि ये फॉर्मूला को घुमाएं क्या फायदा, लॉन्ग के हिसाब से ध्यान में रखो, शॉर्ट का सिर्फ क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो लॉन्ग को फायदा होगा तो शॉर्ट को लॉस हो जाएगा। इन बिटवीन हो गया। थर्ड एक्सपायरी। एक्सपायरी तो सबसे इजी, तो फॉरवर्ड स्पॉट के बराबर हो जाएगा एक्सपायरी पे। एंड वैल्यू ऑन एक्सपायरी विल बी जो भी मार्केट में, न्यू नहीं, मार्केट में जो भी एक्चुअल एफ चल रहा होगा, एक्चुअल एफ टी माइनस जितना भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, अपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे मान लो 1025 पे, और एक्चुअल एफ टी हो गया 1030 एंड वी हैव गॉन लॉन्ग, तो सर अपने को $5 का फायदा, 1030 माइनस 1025, वैल्यू टी ऑन एक्सपायरी। याद आया? देखो फॉर्मूला लगेगा तुमको फॉर्मूला है, एंड बेस्ट पार्ट है कि अगर तुम थोड़ा सा सम्स लेके खुद से सोचेगा देन यू विल नो कि यार हाँ यार ये फॉर्मूला का एक्चुअली जरूरत, इन द सेंस इट जस्ट एन आउटकम, दैट्स इट। तो अगर तुम्हारे सम्स पे कंट्रोल है तो फॉर्मूला तो जस्ट आउटकम है, अदरवाइज तो ये तुम्हारे लिए एकदम डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब चीज़ें लास्ट में रिविजन के लिए। इज इट फाइन? इसलिए मेरे को लगा अगर मैं सिर्फ ये सिंबल्स लिखूं कोई स्टूडेंट का पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे ही याद नहीं आ रहा और उसको कुछ भी याद नहीं आएगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं। क्यों नहीं एक बार नंबर्स लेते हैं और नंबर्स के हेल्प से इट बिकम वेरी इजी, प्रोवाइडेड आप पढ़े हुए हो ऑब्वियसली, ठीक है। एंड एक बार क्या होता है ना, एक इस तरीके से अगर अपने सम्स कर लिए, मतलब ऑब्वियसली सम्स मैंने कंप्यूट वो नहीं करवाया, कैलकुलेट नहीं करवाया, बट एक बार समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसे करते हैं, जो नेक्स्ट वाला चीज़ रहेगा फिक्स्ड इनकम हो गया या आपका जो भी आने वाला डिस्कशन करेंगे वो इसी बेस्ड पे रहेगा, तो वहाँ पे अपना जो टाइम एफर्ट कम हो जाता है। परफेक्ट। तो ये था आपका
इफ डिविडेंड इज डिस्क्रीट, अगर कंटिन्यूअस है तो सेम तरीका, खाली वहां पे कंपाउंडिंग आ जाएगा. केस 2, इफ कॉन्टिन्यूअस डिविडेंड, अगर डिविडेंड कॉन्टिन्यूअस है तो इनिशियली जो फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का दाम होगा दैट विल बी इक्वल टू S0. अब क्या करूं, इंटू 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी या ई टू द पावर समथिंग. कंटिन्यूअस है सर, ई टू द पावर कॉन्टिन्यूअस इंटरेस्ट रेट माइनस कॉन्टिन्यूअस डिविडेंड यील्ड इंटू टी इनिशियली. इज इट फाइन? अब यहां से आप समझ ही जाओगे इन बिटवीन में क्या करना है आपको. इन बिटवीन में फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, S0 इंटू ई टू द पावर आर सी माइनस डी टू द पावर टी माइनस टी. और इनिशियली वैल्यू 0 होता है. इन बिटवीन वैल्यू क्या होगा, इन बिटवीन वैल्यू क्या होगा, वैल्यू सर ये तो अपना कॉन्ट्रैक्टेड एफटी है. दिस इज आवर कॉन्ट्रैक्टेड एफटी. तो सर नया वाला एफटी क्या होगा, नया वाला एफटी होगा सर उस समय का स्पॉट रेट क्या चल रहा है इन बिटवीन इंटू ई टू द पावर आर सी माइनस डी टू द पावर टी माइनस टी. जो बचा हुआ टाइम है आगे भेज रहे हो आप, ये आप आगे भेज रहे हो, माइनस जो कॉन्ट्रैक्टेड एफटी है जो अपने इनिशियली अग्री किए थे. बट सर ये जो आया ये तो फ्यूचर में आया, आप तो बीच में वैल्यू निकाल रहे हो 28 डे पे. प्रेजेंट वैल्यू करिए e टू द पावर आर सी इंटू टी माइनस टी. जितना दिन भी आप लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग एज ऑन 28 डे तो 1 यहाँ पे कितना लिए थे 150 माइनस 20 130 डे डिवाइडेड बाई 365 पावर में डिवाइडेड बाई 365. ठीक है, तो इन बिटवीन यहाँ पे मेरे को पता लग जाएगा. ये एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका इन बिटवीन में देखो, आपको दोनों फॉर्मूला से और दोनों मेथड से कंफर्टेबल होना पड़ेगा. यू शुड नॉट बी कि नहीं सर मैं एक ही मेथड से कंफर्टेबल हूँ. डिपेंड करता है आपको सम्स कैसे देगा ये लोग, कैसा इन्फॉर्मेशन देगा. तो दोनों फॉर्मूला में यू शुड बी कंफर्टेबल. इट्स वेरी इजी. पहला फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं सर, अपने सारा चीज को आगे लेके जा रहे हैं, आगे ले जाके उसको प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं. दूसरा फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं सर, जो स्पॉट है ना उसको वहीं रहने दीजिए बीच में, उसको आगे मत लेके जाइए फालतू का. ठीक है, जो आगे खड़ा उसको पीछे ले आइए. सेकेंड फॉर्मूला में यही कर रहे हैं. तो सर सेकेंड फॉर्मूला में वी विल डू एस टी. सर स्पॉट में से डिविडेंड हटाना है, ई टू द पावर डी इंटू टी माइनस टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी. बट ये तो सर आगे खड़ा है, इसको पीछे लाइए, ई टू द पावर आर सी इंटू टी माइनस टी. जब आप खुद से बात करोगे ना यार कौन सा वैल्यू कहाँ पे खड़ा है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज दिस विल बी डिफिकल्ट. आई टोटली अग्री, दिस विल बी डिफिकल्ट. और क्लास में भी जैसे आपको पढ़ाया गया है पूरा मैं ट्राई किया हूँ कि सारा चीज़ को एक्सप्लेन करें और सारा चीज़ को अपने लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि यार कोई भी फॉर्मूला ओरिएंटेड आपको चीज़ें नहीं लगे. ऑल दो फॉर्मूलाज आर देयर एंड येस यू हैव टू रिमेंबर, बट जब सम्स आता है ना न्यूमेरिकल वाइज तो थिंग्स बिकम वेरी इजी बिकॉज यू स्टार्ट टू लिंक कि यार वो जो वैल्यू है वो कहाँ पे खड़ा है, आज के दिन खड़ा है, फ्यूचर में खड़ा है, बीच में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला. तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूअस डिविडेंड का सम्स हो जाता है. तो प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स इन केस ऑफ इक्विटी. नेक्स्ट क्या है, नहीं नेक्स्ट नहीं, इन द सेंस इसी के अंदर में वी हैव इक्विटी. तो अपना ए था ना, नेक्स्ट इज बी. बी में वी हैव फिक्स्ड इनकम. फिक्स्ड इनकम में एक झमेला है सिर्फ, कौन सा, डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस वाला. बाकी सब कुछ सेम है, नो चेंज. यही तो बेस्ट पार्ट है इस रीडिंग का कि आप एक चीज पे कंट्रोल करोगे, दूसरा वाला पोर्शन बिकम इजी, सब्जेक्ट टू ओनली वन चेंज. सर इन केस ऑफ फ्यूचर्स वी हैव क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस. Clean price is without including the accrued interest, whereas dirty price is including accrued interest. Accrued interest is fine. Accrued interest कि सर
जो बॉन्ड है उसने कब लास्ट डिविडेंड दिया है? सर लास्ट डिविडेंड दिया है से 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को डिविडेंड दिया है। सॉरी डिविडेंड बोल रहा हूँ, कूपन। यहाँ पे डिविडेंड की जगह कूपन आ जाएगा, फिक्स इनकम है ना तो कूपन आ जाएगा यहाँ पे। तो सर जो भी फॉर्मूलाज है ना डिविडेंड जहाँ भी लिखे हैं वहाँ पे जो डिविडेंड वर्ड है दैट विल गेट रिप्लेस्ड विद व्हाट? कूपन। तो आई वाज टेलिंग कि सर जो लास्ट कूपन पेमेंट हुआ है दैट एज ऑन 31 दिसंबर को पेमेंट हुआ है। सर अब नेक्स्ट कूपन कब होगा? मान लो होगा से 30th जून को होगा, सेमी एनुअल पेमेंट हो रहा है 30th जून 31 दिसंबर। अब आप मान लो 14 फेब को बॉन्ड बाई कर रहे हो, 14 फेब को बॉन्ड बाई कर रहे हो, तो सर जो प्रीवियस वाला बॉन्ड होल्डर है था जिसे आप बाई कर रहे हो, तो सर उसका तो 1 जनवरी से 14 फेब तक इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा। आप तो 14 को बाई कर रहे हो ना, तो सर उसको अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। तभी तो अपने करते हैं S0 प्लस AI0। याद है ना अक्रूड इंटरेस्ट? अक्रूड इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेशन था? कूपन अमाउंट, फॉर एग्जांपल सेमी एनुअल कूपन अमाउंट है तो कूपन अमाउंट इनटू द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द लास्ट कूपन डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द लास्ट कूपन डेट विच इज 31 दिसंबर से 14 फेब, कितना नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डेज ऑफ द जैसे यहाँ पे सेमी एनुअल है तो जो भी नंबर ऑफ डेज होगा, मान लो 180 या 182 डेज निकलता है डिपेंडिंग ऑन, अपने जब कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई से 31 दिसंबर जो सेमी एनुअल पेमेंट हो रहा है दैट नंबर ऑफ डेज, मतलब कूपन पेमेंट डेज, कूपन पेमेंट डेज। तो सर अपने न्यूमरेटर में लेते हैं कि लास्ट कूपन डे कब पेमेंट हुआ है एंड अभी कौन से डे पे पेमेंट हो रहा है उसका डिफरेंस, एंड नीचे लेते हैं क्या सर कूपन पेमेंट जो हो रहा है उसका नंबर ऑफ डेज, मतलब लास्ट कूपन पेमेंट डेज, ठीक है, बिटवीन नंबर ऑफ डेज के अगर 6 मंथ्स में हो रहा है तो डिवाइड बाई 180 या 182 डिपेंडिंग ऑन कि सर जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना नंबर ऑफ डेज निकलता है वो डिनोमिनेटर में लेना है इनटू व्हाट? कूपन अमाउंट, इनटू व्हाट? कूपन अमाउंट। तो ये एक डिफरेंस होता है यहाँ पे इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम। सेकेंड होता है अपना कन्वर्जन फैक्टर, कि सर फ्यूचर्स के अंदर में जो शॉर्ट कर रहा है उसको डिलीवरी देना है। सर जब वो बॉन्ड का डिलीवरी देगा ना तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अच्छा क्वालिटी का बॉन्ड दे या खराब क्वालिटी का। सर अगर अच्छा क्वालिटी का बॉन्ड दे रहा है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन फैक्टर विल बी व्हाट? हायर। अगर सर खराब क्वालिटी दे रहा है, चीपेस्ट टू डिलीवर, तो कन्वर्जन फैक्टर विल बी व्हाट? लेस देन 1। तो उसके हिसाब से वी विल मेक दी चेंजेस इन दी फॉर्मूला। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग रिमेन्स दी सेम। तो फिक्स्ड इनकम के अंदर में वी हैव से, देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, मैं वापस से सेम चीज को नहीं लिख रहा हूं, खाली 1-2 फॉर्मूला लिख रहा हूं। प्राइसिंग इनिशियली FT is equal to S0 hash into 1 plus RF to the power T minus future value of dividend कर रहे थे, यहाँ पे it will be future value of coupon. Sir what is S0 hash? Where S0 hash is S0 plus accrued interest plus accrued interest. This will be your dirty price और S0 is your clean price, ठीक है। Where AI0 is equal to coupon amount into number of days from last coupon divided by number of days between coupon dates। इससे मेरा AI0 निकल जाएगा। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो S0 प्लस AI0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T। FT इज इक्वल टू S0 हैश इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T, वेयर S0 हैश इज S0 प्लस AI0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T। सेम तरीका जो अपने कर रहे थे।
बाकी आप इन बिटवीन संभाल लोगे, टी माइनस टी करना है अपने को यहाँ पे। व्हाट अबाउट वैल्यूएशन? व्हाट अबाउट वैल्यूएशन? इनिशियली तो जीरो होगा, झमेला किस में होता है? इन बिटवीन में ही। और एक्सपायरी में भी वेरी इजी, न्यू एक्चुअल एफ टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी, वहां से आ जाता है। तो इन बिटवीन कैसे करेंगे? अगेन सेम मेथड, वी टी इज इक्वल टू एस जीरो प्लस ए आई जीरो इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस टी माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस, इसको एक पार्ट में डाल देते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी, बट this value we got in future, hence we will do the division 1 plus RF to the power t minus t। तो आज के दिन वैल्यू पता लग जाएगा मेरे को। कंफर्टेबल? सॉरी, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कूपन होगा। दिस विल बी योर एफवीसी। फिक्स्ड इनकम चल रहा है ना? इज इट फाइन? So everything remains as first, इक्विटी जैसा, except spot price to be adjusted with AI0। कितना बार होगा आपको अक्रूड इंटरेस्ट ना, ये लोग ऑलरेडी स्पॉट प्राइस में ऐड करके दे देगा, मतलब दे माइट गिव यू डर्टी प्राइस, तो AI0 का आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, स्पॉट प्राइस में हो सकता है इंक्लूड करके दे देगा, डर्टी प्राइस दे देगा आपको। दैट इज द वन चेंज। सेकेंड, सेलर हैज एन ऑप्शन टू डिलीवर दी बॉन्ड। तो सर इन दैट सिनेरियो अपने क्या करेंगे? वो करेगा सीटीडी बॉन्ड, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। एफ टी इज इक्वल टू एस जीरो प्लस ए आई जीरो इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर टी, अगर अपने इनिशियली निकाल रहे हैं तो। फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल टू एस जीरो प्लस ए आई जीरो इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कूपन माइनस अक्रूड इंटरेस्ट लास्ट वाला। अक्रूड इंटरेस्ट लास्ट वाला फॉर एग्जांपल आपने बाई किया 14 फरवरी 2025 में, सर मैच्योर हो रहा है 14 फरवरी 2026 में, तो 31 दिसंबर 2025 में आपको कूपन मिला है। सर 14 फेब एंड 31 दिसंबर 2025 के बीच का कूपन का डिफरेंस विल बी योर EIT। वहाँ से आपको सिमिलर तरीके से जैसे यहाँ पे अपने निकाले कूपन अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम लास्ट कूपन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज बिटवीन कूपन डेट्स, तो EIT अपने माइनस करेंगे क्योंकि FT में ये ऐड होता है, तो इसलिए यहाँ पे जाएगा तो माइनस डिवाइडेड बाई कन्वर्जन फैक्टर, डिवाइडेड बाई कन्वर्जन फैक्टर। क्योंकि सर अगर मान लीजिए बॉन्ड जो प्रोवाइड कर रहा है, ये जो डिलीवर कर रहा है, अगर वो अच्छा है तो FT ज़्यादा होगा। सर कैसे ज़्यादा होगा? कन्वर्जन फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा, तो FT इंटू कन्वर्जन प्राइस ज़्यादा आएगा। ठीक है, वेयर एज अगर मान लीजिए चीपेस्ट टू डिलीवर कर रहा है, घटिया बॉन्ड दे रहा है, तो फ्यूचर का प्राइस कम होगा। कैसे होगा? कन्वर्जन फैक्टर विल बी लेस देन 1 इंटू FT, तो अल्टीमेटली जो कोटेड प्राइस होगा दैट विल बी व्हाट? लोअर। कोटेड फ्यूचर प्राइस जो मार्केट में कोट हो रहा है FT इंटू कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से हो रहा है। अगर अच्छा बॉन्ड है तो कन्वर्जन फैक्टर विल बी व्हाट? हायर। अगर लोअर है तो कन्वर्जन फैक्टर विल बी लोअर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट।
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट में द फोकस हियर इज ऑन FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. FRA, अगर आप FRA बाई किए हो इसका मतलब क्या? टू मीनिंग. एक है अपसाइड बेटिंग, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो. कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो एट FRA. ठीक है. अगर आपको लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट रेट पे बेट कर रहे हो. कैसे? FRA बाई करके. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा. यू हैव इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो एट व्हाट F. क्योंकि सर बिजनेस में मेरे को लग रहा है कि आफ्टर से 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के लिए मेरे को लोन लेना पड़ेगा. आफ्टर 2 मंथ्स आई नीड टू बोरो फॉर माई बिजनेस फॉर 3 मंथ्स. व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ? आई एम अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग. आई एम अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग. सो व्हाट आई विल डू? आई विल बाई FRA. आई विल गो लॉन्ग ऑन FRA. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर मेरे को बिजनेस में लॉस होगा क्योंकि मैं मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे बोरो करूंगा. लेकिन FRA से क्या फायदा होगा? FRA से फायदा होगा. FRA सेल करने का मतलब उल्टा, डाउनसाइड बेटिंग. कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट. अब आपको बोरो नहीं करना, आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या चीज का डर लग रहा है? इंटरेस्ट रेट गिरने का. तो इफ यू आर अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉलिंग यू कैन इंटर इनटू व्हाट, मतलब यू कैन शॉर्ट दी FRA. अच्छा 2 into 5 FRA का मतलब बताओ तो. 2 into 5 FRA का मतलब बताओ. 2 into 5 कॉन्ट्रैक्ट टू से FRA बाई कर रहा है. कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो आफ्टर 2 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स. अगर FRA बाई की है इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो आफ्टर 2 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स. जीरो 2 मंथ्स हो गया 60 डेज. दिस इज नंबर ऑफ डेज एंड कितना है यहाँ पे 5, 150 डेज. मेरे को अपर लेग का MRR पता है, मार्केट रेफरेंस रेट. ठीक है. दिस इज मान लो से 10%. दिस इज 150 डे MRR एंड ये एनुअलाइज्ड होता है. तो पीरियोडिक के लिए क्या करते हैं अपने? 10% इंटू 150 बाई 360. 10% इंटू 150 बाई 360. गलती से 365 में डिवाइड कर देना. फ्यूचर्स में अपने 365 पावर में ले रहे थे, यहाँ पे 360 डेज. यहाँ पे मान लो 60 डे MRR है आपका 4%. ठीक है. तो सर अपने 60 डेज के लिए निकालेंगे तो इट विल बी 4% इंटू 60 बाई 360. तो सर क्या अपने को यहाँ का पता लग जाएगा? बिल्कुल पता लग जाएगा. लेवल 1 में भी था. चलिए सर प्राइसिंग कर लेते हैं FRA का. प्राइसिंग ऑफ 2 into 5 FRA. कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, याद कराने का ट्राई कर रहा हूँ. कैसे करते थे सर? ये निकालना है, ये क्या होगा? तो सर सबसे पहला 10% का पीरियोडिक फैक्टर निकाल लेंगे. 10% इंटू 150 बाई 360 प्लस 1 कर लेंगे. तो सर ये इंटरेस्ट रेट फैक्टर, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर फॉर अपर लेग आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर लोअर लेग आ जाएगा, -1 इंटू 100. -1 इंटू 100. सर ये जो आया ये 150 माइनस 60 90 डेज का आया. 360 के लिए कितना? इंटू 360 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 60. 150 माइनस 60 मतलब यहाँ पे इतना नंबर ऑफ डेज के लिए, 90 डेज के लिए आप निकाल रहे हो. इज इट फाइन? ऑब्वियसली दैट विल बी इन एनुअलाइज्ड, बट यहाँ पे क्या होता है that you are trying to find out कि सर what is the annualized rate for 90 days. तो यहाँ पे प्राइसिंग होगा आपका 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर फॉर अपर लेग डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर. लोअर लेग नहीं लिखना चाहता हूं, शॉर्टर लेग लिख रहा हूं. ठीक है. शॉर्टर लेग -1 इंटू 100.
क्योंकि -1 हटाना होगा ना, +1 किया, तो इंटू 100% के लिए, एनुअलाइज करने के लिए इंटू 360 डिवाइडेड बाई, सर लोन कितने टाइम के लिए ले रहा है? 90 डेज के लिए। लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? 90 डेज के लिए। तो दिस विल बी योर लोन टेन्योर। ठीक है। इनफैक्ट एक पॉइंट भूल गया, यहां पे ही लिख देता हूं। ये होता है आपका FRA इनिशिएशन, जब आप FRA कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हो। ये होता है आपका FRA एक्सपायरी या लोन इनिशिएशन, और 150 डे वाला होता है लोन सेटलमेंट। कि सर आप FRA बाई किए हो, FRA इनिशिएट किए हो, FRA का एक्सपायरी कितना है? 60 डेज में। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है आफ्टर 60 डेज इंटरेस्ट रेट हो सकता है बढ़े, तो सर मैंने क्या किया? FRA बाई कर लिया। कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए। तो FRA बाई किया मतलब आई एम बुलिश ऑन इंटरेस्ट रेट, मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? सर 60 डेज के बाद। कितने दिन के लिए बढ़ेगा? 90 डेज। तो यहाँ पे एक तरीके से इफ यू वांट टू टेक अ लोन, यू आर अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग। यहाँ पे FRA इनिशिएट होता है, यहाँ पे FRA एक्सपायरी हो जाता है 60 डे पे, और 60 डेज पे क्या होता है? लोन इनिशिएट होता है, लोन सेटलमेंट होता है ऑन 150 डे मैच्योरिटी पे। तो दिस इज योर प्राइसिंग पार्ट। यहाँ पे आई होप आप कर लोगे कैलकुलेशन। तो व्हाट अबाउट वैल्यूएशन? सर वैल्यूएशन के लिए मेरे को ये जानना पड़ेगा FRA का फीचर्स। वैल्यूएशन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो FRA का फीचर्स। सर FRA के अंदर में ये जो भी अपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो सर उसको तो कोई प्रिंसिपल पे लगाना पड़ेगा ना, टू कैलकुलेट वैल्यू, टू कैलकुलेट गेन और लॉस। तो सर वो जो प्रिंसिपल पे लगाना पड़ेगा, दैट विल बी एक्चुअल और दैट विल बी नोशनल। दैट विल बी नोशनल प्रिंसिपल FRA फीचर्स में। नोशनल प्रिंसिपल होता है, नोशनल प्रिंसिपल होता है। कैश सेटलमेंट होता है। कैश सेटलमेंट मतलब डिफरेंस। अगर मान लीजिए सर मैंने FRA बाई किया एट 6%, रेट हो गया 8%, तो 8 - 6 2% मेरे को फायदा मिलेगा। कैश सेटलमेंट डिफरेंस, या इसको अपने बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस ऑल्सो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, कैश सेटलमेंट। सर इसका सेटलमेंट जो भी डिफरेंस मेरे को मिलेगा या मेरे को पे करना पड़ेगा, वो क्या सर यहाँ पे करना पड़ेगा या यहाँ पे? FRA का एक्सपायरी पे कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ पे। इसका मतलब सर जो रेट सेट हुआ है FRA का रेट, वो एडवांस में हुआ है। यस। सेटलमेंट कब हो रहा है? यहाँ पे या यहाँ पे? एडवांस में। तो सर इट्स ए एडवांस सेट एंड एडवांस सेटल्ड। एडवांस्ड सेट एंड एडवांस्ड सेटल्ड। वैल्यूएशन 2 × 5 FRA। सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं। 0, 60, 150 डेज। 0, 60 डेज एंड 150 डेज। ठीक है। वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन के अंदर में अपने को वैल्यू निकालना है दो बार। एक बार निकालना है ऑन FRA एक्सपायरी, और एक बार निकालेंगे इन बिटवीन। ठीक है। FRA एक्सपायरी मतलब 60 डेज। FRA एक्सपायरी मतलब क्या हो गया? 60 डेज। तो सर ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टेड FRA था अपना, दिस वाज योर कॉन्ट्रैक्टेड FRA, जो रेट निकला। सर एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है? एक्चुअल मार्केट में 60 डेज इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? सर ये मान लो जो कॉन्ट्रैक्टेड FRA रेट निकाले अपने, दिस इज से 5%, वेयरएज एक्चुअल चल रहा है 7%। 7 - 5 2% का गेन हुआ आपको। 2% का FRA जो बाई किया उसको गेन हुआ है। तो वैल्यू on 60 day will be 7%, which is actual FRA rate minus से जितना में कॉन्ट्रैक्ट किए थे,
जितना हमें कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कॉन्ट्रैक्ट कितना में किए थे 5%, मार्केट में कितना चल रहा है 7, आपको फायदा 2% का, किस पे, नोशनल प्रिंसिपल पे। बट सर ये जो फायदा निकला ये तो एनुअलाइज निकला, क्योंकि सर एक्चुअल एफआरए का जो रेट ट्रेड कर रहा है दैट इज एनुअलाइज्ड, और जो कॉन्ट्रैक्टेड था ये भी तो एनुअलाइज था ना, देखो ऊपर में 360 से मल्टीप्लाई किए थे। इज इट फाइन? तो सर मेरे को जो फायदा निकालना है वो तो इतना टेन्योर का निकालना है, तो क्या करे, इनटू वही लोन पीरियड डिवाइडेड बाई 360, डिवाइडेड बाई 360। बट सर ये जो फायदा निकला या लॉस निकला, ये कब निकला सर? ये तो 150 डे पे निकला। अभी जस्ट अपने बात किए कि सर सेटलमेंट कब होगा, 60 डे पे, एडवांस्ड सेटल्ड। सर ये जो फायदा निकला वो तो यहाँ निकला, उसका क्या करो आप, प्रेजेंट वैल्यू करो। कितने दिन, 90 डेज। कितने दिन, 90 डेज। सर कौन से रेट पे, एक्चुअल एफआरए रेट पे। तो 1 प्लस एक्चुअल एफआरए रेट जो भी चल रहा होगा मार्केट में, सर ये तो 360 डे का है, सर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कितना दिन के लिए करना है, 90 डेज के लिए। दिस विल बी योर लोन पीरियड। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यू पता लग जाएगा इन केस ऑफ एफआरए। तो ये जो एफआरए का वैल्यू निकला, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कब पता लगा, एक्सपायरी पे। सेकेंड टाइप का सम होता है जहां पे अपने को वैल्यू पता लगाना है इन बिटवीन, वैल्यू ऑफ एफआरए इन बिटवीन। सेम एग्जाम्पल, 0, 60, 150। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो 20 डेज निकल चुका, अब मेरे को यहां पे वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, तो सर मेरे को अब एक्चुअल एफआरए रेट पता लगाना है, क्या तो आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल होगा, या हो सकता है आपको 20 माइनस 150 130 डे का रेट बता देगा क्वेश्चन में, 40 डे का रेट बता देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 130 और 40 डे का रेट बता देगा। तो सर अगर रेट बता देगा तो सर अपने क्या प्राइसिंग नहीं निकाल सकते हैं? यस, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर अपर लेग वाला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट शॉर्टर लेग वाला -1 इंटू 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाई व्हाट, लोन टेन्योर, विच इज 130 माइनस कहाँ गया, हाँ 130 बोलो, सॉरी 150 माइनस 60, 150 माइनस 60, 90 डेज के हिसाब से वी कैन कैलकुलेट। ऑब्वियसली जो एक्चुअल एफआरए रेट आएगा, सिंस आप 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में, तो वो तो एनुअलाइज्ड होगा, दैट विल बी एनुअलाइज्ड। वी कैन compute price of actual FRA from above. Therefore value एक्चुअल एफआरए जो अपने कंप्यूट करेंगे माइनस जो अपना कॉन्ट्रैक्टेड था इनिशियल वाला ही, ये वाला यहां से जो अपने किए थे कंप्यूट, कॉन्ट्रैक्टेड एफआरए इनटू नोशनल प्रिंसिपल इनटू बट ये तो सर फुल ईयर का आया, डिवाइडेड बाई 360। अपने को निकालना कितने टाइम का है, लोन टेन्योर का। सर ये जो भी फ्यूचर वैल्यू आया ये कब आया, 150 डे पे। अपने को कब निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, 20 डे पे, 20 डे पे। तो सर कितना का डिफरेंस, 150 माइनस 20 मतलब क्या, 130 डे। तो सर नीचे क्या लेंगे अपने, 130 डे का एमआरआर, 1 प्लस अपर लेग एफआरए इनटू अपर लेग डेज, 130 डे पहले लाना है ना, डिवाइडेड बाई 360। कंफर्टेबल यहां तक, परफेक्ट। तो अपना फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑन इक्विटी, फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑन फिक्स्ड इनकम,
फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑन इंटरेस्ट रेट विच इज एक्चुअली व्हाट FRA. ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज एक्चुअली व्हाट स्वैप. स्वैप के अंदर में ना देखो इंटरेस्ट रेट स्वैप पे सबसे ज्यादा डिस्कशन है क्योंकि करेंसी सिमिलर है इंटरेस्ट रेट स्वैप जैसा और इक्विटी तो एकदम इजी है. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप इंटरेस्ट रेट स्वैप अच्छे से समझ लेते हो करेंसी उसी तरीके से हो जाएगा, इक्विटी भी उसी तरीके से हो जाएगा. तो जो आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए वो इंटरेस्ट रेट स्वैप पे जाना चाहिए. सेकंड स्वैप के अंदर में वी हैव इंटरेस्ट रेट स्वैप. स्वैप का मतलब तो सबको को पता है, फिक्स टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टू फिक्स. डिपेंडिंग आपका एक्सपोजर क्या है, एक्सपोजर आपको चेंज करना है. फॉर एग्जांपल आपने से फिक्स्ड रेट लोन लिया हुआ है बैंक से, व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ. आपने फिक्स्ड रेट लोन लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 7%, व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ. आई एम अफ्रेड ऑफ सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या इंटरेस्ट रेट गिर गया. सर अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो क्योंकि जो लोन लिया वो फिक्स रेट पे दिया, आप 777 करके दे रहे हो बैंक को. व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट बिकम 5, इंटरेस्ट रेट बिकम 5 तो सर मेरे को लॉस होगा. तो सर एक काम करता हूँ ना, मैं जो फिक्स्ड जा रहा है मेरे पास से वो फिक्स्ड आ जाए एंड आई विल गिव व्हाट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. आई विल गिव व्हाट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. इसको अपने बोलते हैं फिक्स टू फ्लोटिंग, इसको अपने क्या बोलते हैं फिक्स टू फ्लोटिंग. तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या चीज पे फोकस है? इंटरेस्ट रेट स्वैप पे द फोकस इज ऑन अगेन प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन. एक सेकंड रुको, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन. या प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन. सर प्राइसिंग कैसे करेंगे? इनफैक्ट कुछ बेसिक चीजें याद दिला देता हूं, बाई चांस आप भूल गए होंगे तो. इनिशियली टू बिगिन विथ value of the swap has to be 0. Value of the swap is value of fixed leg minus value of floating leg is equal to 0. Therefore value of fixed is equal to value of floating. Value of fixed leg is actually what? It's like a fixed rate bond. It's like a fixed rate bond जहां पे सर मेरे को करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑन एवरी रीसेट डेट. फ्लोटिंग बॉन्ड ट्रेड्स एट व्हाट पार वैल्यू और फेस वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अपने कैसे कहते हैं? कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी. तो सर पहला ईयर का या पहला पीरियड का जो कूपन होगा अपने को डिस्काउंटिंग करना है, आज के दिन के लिए डिस्काउंटिंग करना है. तो D1 प्लस कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू N, ये कूपन अमाउंट आएगा. सर ये तो सेकंड पीरियड पे है तो उसको डिस्काउंटिंग करिए D2 से प्लस डॉट 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 कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू N, जो भी टेन्योर होगा मान लो 5 इयर्स का है तो सर 5 इयर्स वाला प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू इंटू DL लास्ट वाला डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू फेस वैल्यू N. तो सर इसी फॉर्मूला से मेरे को कूपन रेट पता लग जाता है. कूपन रेट या इसको अपने SFR भी बोलते हैं. SFR स्वैप फिक्स्ड रेट, swap fixed rate या interest rate on the fixed leg is SFR. 1 minus DL last वाला divided by summation DN. 1 minus DL last वाला leg divided by summation DN. ये कैसे निकलता है? सर अगर मान लीजिए आपके पास से क्वार्टरली पेइंग बॉन्ड है, क्वार्टरली, तो 90 डे, 180 डे, 270 डे, 360 डे पे आपको कूपन मिल रहा है. दिस इज योर कूपन, दिस इज योर कूपन, दिस इज योर कूपन, दिस इज योर कूपन प्लस फेस वैल्यू. उसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू करना है. मेरे को 90 डे MRR दिया हुआ है से 2%, 180 डे MRR दिया हुआ है 3%, 270 डे MRR दिया हुआ है 4.5%
और 360 डे MRR दिया हुआ है से 6%। ठीक है सर, इससे मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप? यू हैव टू डू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.02 इंटू, सर ये तो पूरे साल का है, इंटू 90 बाई 365, 90 बाई 365, एक सेकेंड, ये 360 ले लिया, 365, हाँ 0.02 90 बाई 365 डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा समथिंग, ये जो आएगा दिस विल बी योर D1। सिमिलरली आप ये वाला करोगे D2, फिर ये वाला करोगे D3, फिर ये वाला करोगे D4, और सब चीज को ऐड कर दोगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, दिस विल बी DN। ठीक है, तो ये आपका DN निकल जाएगा। तो अपने को क्या करना था यहाँ पे, SFR के लिए वी नीड टू टेक 1 माइनस DL डिवाइडेड बाई DN, मतलब लास्ट वाला फैक्टर डिवाइडेड बाई सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स, डिवाइडेड बाई सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स। इज इट फाइन? ऑल दिस विल बी योर फैक्टर्स, ये सब सारा फैक्टर्स हो जाएगा। तो 1 माइनस DL डिवाइडेड बाई समेशन DN, यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, SFR निकल जाएगा, एंड दिस विल बी योर प्राइसिंग। दिस विल बी योर प्राइसिंग ऑफ व्हाट? स्वैप, फिक्स्ड लेग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड इसके लिए हो सकता है आपको डायरेक्टली डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे दिया रहेगा सब में कभी कभी, और आप सारा को ऐड कर लो और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला में लगा के यू कैन कंप्यूट दी कूपन रेट। या हो सकता है आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, यू हैव टू मतलब they might give you MRR market reference and accordingly you can calculate, and उसके बाद आपको discounting factor calculate करके you will able to compute the SFR और coupon rate. This is pricing. तो ये हो गया मेरा contracted, ये SFR हो गया मेरा contracted। जैसे FT निकाल रहे थे ना अपने, FT फ्यूचर्स के अंदर में FT contracted, तो सर ये तो चेंज होगा मार्केट में, यस ये चेंज होगा सर। ये अगर चेंज हुआ तो सर ऑब्वियसली वैल्यू विल चेंज, वैल्यू विल व्हाट? चेंज। तो सर वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर? वैल्यू फॉर फिक्स्ड रेट पेयर। फिक्स्ड रेट पेयर मतलब क्या हो गया? फ्लोटिंग रेट रिसीवर, एक ही बात है। कोई अगर फिक्स पे कर रहा है इसका मतलब फ्लोटिंग रेट रिसीव कर रहा है। दिस विल बी SFR न्यू, नया SFR जो मार्केट में चल रहा है। या तो आपको दिया हुआ रहेगा या हो सकता है आपको कंप्यूट करने बोलेगा कि सर मान लो मेरे को कंप्यूट करने बोल रहा है SFR न्यू मेरे को कंप्यूट करने बोल रहा है, तो आई कैन कंप्यूट SFR न्यू, नया रेट में कैलकुलेट कर लूंगा, नया रेट में कंप्यूट कर लूंगा। सर कैसे करेंगे? अगर मान लो यहाँ पे 365 डेज का है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे 180 डेज निकल चुका है, 180 डेज निकल चुका, बचा हुआ कितना दिन है? ये 90 डेज, और यहाँ पे फर्दर यू हैव रिमेनिंग 90 डेज। सॉरी एक सेकेंड, 365 क्यों किया? इसको 360 ही रहने देना। दिस विल बी योर 360 ओनली, यहाँ 360 लिखा है ना, हाँ 360 रहेगा। तो क्या कर रहे थे अपने, हाँ यहाँ पे अगर अपने को अगर मान लो यहाँ पे आ गए, अपने यहाँ पे आ गए, तो सर बचा हुआ दिन का मेरे को इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहेगा, तो उसका मैं पीरियोडिक रेट बनाऊंगा। पीरियोडिक रेट बना के आई कैन कैलकुलेट व्हाट? D3 एंड D4। सर D3 D4 निकलेगा तो 1 माइनस D4 डिवाइडेड बाई दोनों फैक्टर को ऐड कर लेंगे अपने, तो समेशन DN आ जाएगा। तो वो मेरा SFR न्यू आ जाएगा, SFR न्यू आ जाएगा। या होगा, हो सकता है आपको सब में डायरेक्टली दे दे, तो या तो आपको दिया हुआ रहेगा और यू कैन कैलकुलेट SFR न्यू माइनस SFR जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड था। ठीक है, इनटू नोशनल प्रिंसिपल। स्वैप में भी ऑल्सो वी हैव नोशनल प्रिंसिपल इनटू, सर ये जो SFR ओल्ड या SFR न्यू है, अगर ये एनुअलाइज्ड है, एनुअलाइज्ड पूरे साल का है, सर मेरे को क्वार्टर का निकालना है, तो अपने को करना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ डेज, अगर 90 डेज का है, डिवाइडेड बाई 360। बट सर ये जो अमाउंट निकलेगा,
ये तो सर एक एक क्वार्टर का निकलेगा, जैसे यहाँ का। सर मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे। तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कि सर अगर मान लो इफ आई एम स्टैंडिंग एज ऑन 180 डे, तो सर इन दोनों का जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलेगा ना, D3 D4 नया वाला नंबर से, क्योंकि बात हुआ ना अभी SFR न्यू निकालेंगे विद द न्यू रेट, तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ होगा, तो जो नया वाला इंटरेस्ट रेट से अपने फैक्टर निकालेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इससे मेरे को क्या पता लग जाएगा, वैल्यू फॉर द फिक्स्ड रेट पेयर। तो सर अगर SFR न्यू ज्यादा आ रहा है, इफ इट इज हायर देन SFR ओल्ड, तो ऑब्वियसली जो फिक्स्ड रेट पेयर है उसको फायदा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको फायदा हो गया ना। अरे सोचो आप 7% करके इंटरेस्ट दे रहे थे, आपको डर था इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, तो आपने क्या किया, आपने एक स्वैप इंटर किया जहां पे आप फिक्स्ड रेट जो आप पे कर रहे थे वो आपको आए एंड फ्लोटिंग रेट क्या जाए। सॉरी यहाँ पे फिक्स्ड रेट पेयर है ना, अपने स्वैप के अंदर में फिक्स्ड रेट पेयर है, उल्टा। सर अगर मान लो अपने फिक्स्ड रेट पे कर रहे हैं, मतलब फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग पे कर रहे होंगे, अपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे हैं जहां पे इन्वेस्ट नहीं, रुको, कहीं से अपने बोरो करके रखे हैं एंड वहां पे अपने को फ्लोटिंग देना पड़ रहा है। स्वैप के अंदर में डायग्राम बना के इजी होता है चीज, कि मिस्टर ए है, वो मान लो कहीं पे बोरो करके रखा है, कोई लोन बोरो करके रखा है एट फ्लोटिंग, तो सर वो MRR दे रहा है। हाँ सर, उसको डर क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। यस, तो सर वो एक बैंक के पास गया, एक स्वैप एंटर किया जहां पे बोलेगा MRR आए एंड फिक्स्ड जाए। इज इट फाइन? तो सर ये जो स्वैप हो गया ना इसका, ये वाला राइट साइड वाला, ये हो गया ना फिक्स्ड रेट पेयर। तो सर ये तो फिक्स्ड रेट पेयर या फ्लोटिंग रेट रिसीवर, तो अगर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसको फायदा। अरे ये वाला छोड़ दो ना, सिर्फ स्वैप वाला पोर्शन पे फोकस करो। सर MRR अगर बढ़ेगा तो फायदा ना, क्योंकि फिक्स दे रहा है और MRR आ रहा है, क्योंकि स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये तो हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम ड्रॉ किए। स्पेक्यूलेशन सर अभी चल रहा है 7%, मेरे को लग रहा है 8% 9% होगा, तो फायदा यहाँ पे, दिस विल बी योर पॉजिटिव, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो SFR न्यू माइनस SFR ओल्ड इंटू नोशनल प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 360 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये एक तरीका है निकालने का। एक और तरीका क्या है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लेग माइनस वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग लेग। तो फिक्स्ड लेग का कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू इन इंटू D1 प्लस कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू n इंटू D2 डॉट अप टू मेच्योरिटी। कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू n इंटू DN प्लस फेस वैल्यू n इंटू DL माइनस वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग मेच्योरिटी। तो इस तरीके से भी आप सेम आंसर कंप्यूट कर पाओगे। सो यू कैन फॉलो दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, डिपेंड करता है आपके लिए क्या इजी दिया हुआ है और किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से यू कैन अप्लाई दिस टू कंप्यूट दी वैल्यू। परफेक्ट। तो दिस वाज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप। next way we have equity swap। इक्विटी, एक सेकेंड, इक्विटी नहीं करेंसी कर लेते हैं, क्योंकि करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप में सब कुछ सेम है, नो चेंज। सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाता है करेंसी स्वैप के अंदर में, देखो इंटरेस्ट रेट स्वैप में वी वर डीलिंग विथ वन करेंसी, एक करेंसी से अपने डील कर रहे थे, फॉर एग्जांपल डॉलर। करेंसी स्वैप में वी विल डील विथ टू करेंसीज से डॉलर एंड यूरो, डॉलर एंड INR। तो सर वहां पे जो अपने SFR निकाल रहे थे वहां पे डॉलर का निकाल रहे थे, सिर्फ MRR जो दिया हुआ था वो डॉलर के लिए दिया हुआ था। यहाँ पे वी हैव डॉलर एंड वी हैव से यूरो अनदर करेंसी। तो सर जो अपने SFR कंप्यूट कर रहे थे वहाँ पे एक सिंगल कंप्यूट कर रहे थे, बिकॉज वी हैड ओनली वन करेंसी। करेंसी स्वैप के अंदर में वी विल कंप्यूट टू SFR,
वी विल कंप्यूट 2 SFR, SFR डॉलर का एंड SFR से यूरो का, SFR डॉलर का एंड SFR यूरो का। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, नो चेंज। वैल्यू भी सेम तरीके से निकलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ रहेगा क्योंकि करेंसी स्वैप है ना। तो SFR न्यू SFR ओल्ड अपने जब कंप्यूट करेंगे तो वी हैव टू एंश्योर कि अपने जो वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं वी विल बी कंप्यूटिंग 1 फॉर द डॉलर एंड 1 फॉर द यूरो। एंड उसके बाद अगर अपने को एंडिंग एक्सचेंज रेट दिया हुआ है डॉलर पर यूरो का, तो सर अपने डॉलर का भी वैल्यू निकाले हुए एंड यूरो का भी निकाले हुए, यूरो को अपने डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड डॉलर और माइनस डॉलर का वैल्यू निकाल के अपने फाइनली आंसर कंक्लूड कर लेंगे करेंसी स्वैप के अंदर में। सर अपने डॉलर के लिए भी वैल्यू निकाल लेंगे, यूरो के लिए भी निकाल लेंगे। सर फिर अपने क्वेश्चन में देख लेंगे कि अपने को फाइनली डॉलर के लिए बोलना है या यूरो के लिए बोलना है। तो अगर डॉलर के लिए बोलना है तो डॉलर का निकाला हुआ है, यूरो को भी अपने डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से विल बी एबल टू कंप्यूट कि सर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है इन केस ऑफ करेंसी स्वैप। सर व्हाट अबाउट दी प्रिंसिपल अमाउंट इन केस ऑफ करेंसी स्वैप? नोशनल होता है या एक्चुअल होता है? करेंसी स्वैप के अंदर में एक्चुअल होता है, नोशनल नहीं होता है, एक्चुअल होता है। क्योंकि सर यहाँ पे करेंसी स्वैप के अंदर में एक्चुअल प्रिंसिपल एक्सचेंज होता है इनिशियली एंड स्वैप के एंड पे री एक्सचेंज होता है इनिशियल जो प्रिंसिपल अपने एक्सचेंज किए थे। इज इट फाइन? तो ओरिजिनल प्रिंसिपल या एक्चुअल प्रिंसिपल पे अपने बात करेंगे करेंसी स्वैप के अंदर में। इन केस ऑफ करेंसी स्वैप नेटिंग फीचर होगा, नेटिंग फीचर। इंटरेस्ट रेट को अपने नेट ऑफ कर पाएंगे? नो, क्योंकि सर एक इंटरेस्ट रेट है डॉलर पे, दूसरा इंटरेस्ट रेट किस पे? यूरो पे। इज इट फाइन? तो करेंसी स्वैप के अंदर में वी हैव एक्चुअल प्रिंसिपल, नो नेटिंग फीचर, 2 SFR। 2 SFR अपने कैलकुलेट करेंगे, 2 SFR। वेयर एज इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर में नोशनल प्रिंसिपल एंड वी हैव नेटिंग फीचर। इक्विटी स्वैप, इक्विटी स्वैप के अंदर में एक टाइप का सम होगा आपका टाइप 1, जहां पे आपको SFR कैलकुलेट करना है जो अपने कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेप में सर मेरे को से इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है इनिशियल, ठीक है, एंड क्लोजिंग का वैल्यू दिया हुआ है, प्लस अपने को प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। तो सर अपने क्या करेंगे यहाँ पे? प्रिंसिपल वैल्यू इनटू न्यू इंडेक्स वैल्यू, तो जो अभी चल रहा है, डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स वैल्यू। इज इट फाइन? न्यू इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स वैल्यू। सर इक्विटी स्वैप के अंदर में क्या करते हैं सर? मेरे को लग रहा है कि से निफ्टी 50 बढ़ेगा, से निफ्टी 50 बढ़ेगा। तो सर मैं बोल रहा हूँ काउंटर पार्टी को कि आप मेरे को से निफ्टी 50 का रिटर्न दो, मैं आपको फिक्स्ड दे रहा हूँ, मैं आपको फिक्स्ड दे रहा हूँ से फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। और अगर मान लो इंडेक्स का वैल्यू अगर बढ़ गया तो फायदा, इंडेक्स का वैल्यू अगर बढ़ गया तो फायदा, ठीक है। तो ये एक तरीके का सम हुआ जहाँ पे आप SFR एंड यहाँ पे फ्लोटिंग लेग कैलकुलेट करोगे। दिस इज योर फिक्स्ड लेग, दिस विल बी योर फ्लोटिंग लेग। टाइप 2 के अंदर में, टाइप 2 सम में क्या कर रहे हो आप कि सर अपने मान लीजिए स्टॉक ए का रिटर्न दे रहे हैं, स्टॉक बी का रिटर्न रिसीव कर रहे हैं। दिस इज मिस्टर ए, दिस इज मिस्टर बी। मिस्टर ए स्टॉक ए का रिटर्न रिसीव कर रहा है, स्टॉक बी का रिटर्न पे कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है स्टॉक ए बढ़ेगा और स्टॉक बी क्या होगा? गिरेगा। मान लो सर स्टॉक ए गिर गया एंड गिर के जो रिटर्न है वो हुआ से 4%। स्टॉक बी इसको देना है, स्टॉक बी इसको देना है एंड स्टॉक बी का रिटर्न जो है दैट इज से 2%। इसको डबल लॉस हुआ है ए को। सर एक तो ये स्टॉक बी का रिटर्न दे रहा है 2% पॉजिटिव है, वेयर स्टॉक ए का जो रिटर्न मिलना था वो नेगेटिव हो गया है, गिरा है 4%।
तो सर ये तो उसको देना पड़ेगा, तो सर टोटल कितना देना पड़ेगा इसको? 6%। टोटल कितना देना पड़ेगा? 6%। ठीक है, दिस इज योर इक्विटी स्वैप। परफेक्ट। तो दिस वाज योर प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कमिटमेंट। तो देखो, अगर मैं समराइज करूं, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज आपके लेवल 1 में था। यस, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स इक्विटी पे अगर आप स्ट्रांगली कर लोगे, फिक्स्ड इनकम में आपका सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट वाला पोर्शन संभालना है। एफआरए आपका लेवल 1 में भी प्राइसिंग को लेके था, वैल्यूएशन भी था वहाँ पे, बट ऑब्वियसली लेवल 2 में काफ़ी ज़्यादा डीपर लेवल पे। एफआरए के अंदर में वी हैव वैल्यूएशन इन बिटवीन एंड सेटलमेंट पे। और उसके बाद क्या? स्वॉप्स। स्वॉप्स के अंदर में इंटरेस्ट रेट स्वॉप इज अ टाइम टेकिंग। इंटरेस्ट रेट स्वॉप अगर आप बेटर वे में कर लोगे, अच्छे से टाइम देके कर लोगे। करेंसी स्वॉप में क्या करना है आपको? एक और एसएफआर रेट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। और इक्विटी स्वॉप में एक जो लास्ट वाला सम बताया वो तो काफ़ी इजी था, और टाइप 1 में भी एसएफआर कैलकुलेट कर लो और दूसरा फ्लोटिंग रेट कैलकुलेट कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। परफेक्ट। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना जो आपके पास नोट्स वगैरह है, एंड उसके बाद डायरेक्टली सम्स पे फोकस करना स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए, टेक केयर गाइस। नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल मीट अप विद अ न्यू